कंपनी एक्चुअली पैसा बनाती कैसे है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं इस कंपनी ने 10,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया। लेकिन 10,000 करोड़ का बिजनेस करना और 10,000 करोड़ कमा लेना दोनों कंप्लीटली अलग चीजें हैं। एक कंपनी एक दिन में 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस कंपनी के पास 100 करोड़ बच गए। कभी कभी कंपनी की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही होती है लेकिन कंपनी फिर भी लॉस में होती है, और कभी एक छोटी सी कंपनी बड़ी कंपनी से कम सेल्स करके भी ज्यादा पैसा कमा रही होती है। दिखने में बिजनेस बहुत सिंपल लगता है, कंपनी कुछ बनाती है, कस्टमर को बेचती है और पैसा कमा लेती है। लेकिन एक्चुअली कंपनी के अंदर पैसा कैसे ट्रेवल करता है, ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है और आज हम इस पूरी जर्नी को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मान लो एक लड़का है, उसने एक शू कंपनी स्टार्ट की। उसका एक शू 2,000 का बिकता है, एक महीने में 10,000 जूते बिक गए। अब बाहर से देखो तो लगेगा भाई 2 करोड़ का बिजनेस, लेकिन कंपनी के पास 2 करोड़ आ गए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले कंपनी को वो शूज बनाने भी तो पड़े। लेदर या सिंथेटिक मटेरियल चाहिए, सोल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वर्कर्स चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, डिलीवरी चाहिए और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए मार्केटिंग भी चाहिए। मतलब कस्टमर से पैसा आया, वो कंपनी का पूरा पैसा नहीं है। उस पैसे के अंदर बहुत सारे लोगों का हिस्सा छुपा हुआ है और कंपनी का असली गेम ये है कि सबको पे करने के बाद कंपनी के पास कितना बचता है। अब यहां से बिजनेस को समझो। हर कंपनी का बेसिक काम क्या होता है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके बदले पैसा लेना। आपको भूख लगी, रेस्टोरेंट फूड देता है। आपको फोन चाहिए, एप्पल, सैमसंग जैसे बिजनेस फोन देते हैं। आपको घर तक शॉपिंग करनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कन्वीनियंस देती है। आपको मूवी या सीरीज देखनी है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट देते हैं। आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, बैंक फाइनेंशियल सर्विस देता है। मतलब कंपनी कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रही है और कस्टमर उस वैल्यू के लिए पे कर रहा है। यही बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, हर कंपनी कस्टमर से पैसा एक ही तरीके से नहीं लेती। मान लो एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का कस्टमर फूड के लिए डायरेक्टली पे करता है, सिंपल है। लेकिन नेटफ्लिक्स को देखो, आप नेटफ्लिक्स पर जाते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो और फिर कंटेंट देखते हो। यहाँ कंपनी एक बार प्रोडक्ट बेचकर खत्म नहीं हो रही, वो कस्टमर को कंटिन्यूअसली सर्विस दे रही है और कस्टमर कंटिन्यूअसली पे कर रहा है। अब गूगल को देखो, आप गूगल पर सर्च करते हो, कुछ पे नहीं करते। यूट्यूब खोलते हो, वीडियो देखते हो, हर वीडियो के लिए पेमेंट नहीं करते। फिर भी ये कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल बिजनेस में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सर्विस यूज कर रहा है और जो पैसा दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सेम पर्सन हो। आप गूगल को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे, लेकिन एडवर्टाइजर्स गूगल को पे कर रहा है ताकि उनका बिजनेस उन लोगों तक पहुंच सके जो गूगल यूज कर रहे हैं। इसी तरह यूट्यूब पर आप फ्री में कंटेंट देख सकते हो, लेकिन एडवर्टाइजर्स ऑडियंस तक पहुंचने के लिए पैसा देते हैं। यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली नजर में फ्री दिखने वाली सर्विस भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकती है। अब वापस उस जूते वाली कंपनी पर आओ। शूज बिक गए, कस्टमर्स ने पेमेंट कर दी, कंपनी के पास सेल्स का पैसा आ गया। अब ऑनर खुश होकर बोल सकता है भाई बिजनेस चल पड़ा। लेकिन असली कैलकुलेशन अब स्टार्ट होती है, क्योंकि शू बनाने में जो पैसा लगा था वो तो देना पड़ेगा। सप्लायर को पेमेंट करनी है, फैक्ट्री का खर्चा है, वर्कर्स की सैलरी है, पैकेजिंग का कॉस्ट है, डिलीवरी का कॉस्ट है और कंपनी को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करना है। मान लो कंपनी ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाए, बिलबोर्ड्स लगाए, इन्फ्लुएंसर को पे किया, वेबसाइट बनाई, कस्टमर सपोर्ट टीम रखी, ऑफिस का रेंट दिया। ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी की सेल्स में से जा रहे हैं। इसलिए सेल्स का बड़ा नंबर देखकर कभी भी ये एज्यूम मत करना कंपनी उतना पैसा कमा रही है। कंपनी ने जितना पैसा कस्टमर से लिया, उसका एक बड़ा पार्ट बिजनेस चलाने में वापस चला गया और जो जेन्युइनली बचता है वही बिजनेस की अर्निंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन करो। कंपनी ए बहुत पॉपुलर है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड जबरदस्त है, हर साल उसकी सेल्स बढ़ रही है, न्यूज में आ रहा है कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू अचीव किया। लेकिन कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैवी डिस्काउंट दे रही है, मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, डिलीवरी का कॉस्ट हाई है, इंप्लॉयज बहुत हैं, वेयर हाउस बहुत है, टेक्नोलॉजी पर ह्यूज स्पेंडिंग हो रही है और रिजल्ट सेल्स तो बहुत हो रही है। लेकिन हर सेल के बाद कंपनी के पास बहुत कम पैसा बच रहा है और अगर खर्चा सेल से भी ज्यादा हो गया तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। इसीलिए कंपनी बहुत कुछ बेच रही है और कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, दोनों सेम बात नहीं है। ये डिफरेंस समझना बिजनेस को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब सक्सेसफुल बिजनेस की स्टोरी समझो। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर ने खरीदा, कंपनी को पेमेंट मिली, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा निकला, एम्प्लॉयज को सैलरी दी,
मार्केटिंग का पैसा गया, ऑफिस और टेक्नोलॉजी का खर्चा गया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी दिया। और इन सब के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तो वही उसकी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी की पिक्चर देना स्टार्ट करता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी का गोल सिर्फ ज्यादा सेल करना नहीं होता, गोल होता है प्रॉफिटेबली सेल करना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको लगता है कंपनी को 100 मिल गए, टेक्निकली सेल की वैल्यू 100 है, लेकिन कंपनी को प्रोडक्ट बनाने वाले सप्लायर को पेमेंट करनी है, डिलीवरी कंपनी को पेमेंट करनी है, पेमेंट गेटवे को कुछ चार्ज देना हो सकता है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, ऑफिस का कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है और टैक्स भी हो सकता है। तो जो 100 कस्टमर ने दिया वो एक ही पॉकेट में नहीं आता, वो पूरे बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एंड में जो अमाउंट जेन्युइनली बिजनेस के लिए बचता है उसी से पता चलना स्टार्ट होता है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है। अब मान लो दो कंपनीज हैं, दोनों 1000 का प्रोडक्ट सेल करती है। पहली कंपनी का प्रोडक्ट बनाना एक्सपेंसिव है और दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट बनाना कंपैरेटिवली चीप है। दोनों सेम प्राइस पर प्रोडक्ट बेच रही हैं, दोनों की सेल्स भी सेम है, लेकिन दूसरी कंपनी के पास हर सेल के बाद ज्यादा पैसा बच रहा है। अगर दोनों कंपनी की सेल्स कल डबल हो गई तो किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है? ऑब्वियसली जिसकी कंपनी बेटर है। इसलिए इन्वेस्टर सिर्फ ये नहीं देखते कि कंपनी कितनी सेल कर रही है, वो ये भी देखते हैं कि हर एडिशनल सेल कंपनी के लिए कितनी वैल्यूएबल है। और यही बिजनेस का एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, स्केल। मान लो आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, आपको एक रेस्टोरेंट के लिए शेफ चाहिए, वेटर्स चाहिए, किचन चाहिए, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है। आपके पास 100 कस्टमर्स आए या 200, आपको कुछ बेसिक कॉस्ट पर भी मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन अब इमेजिन करो एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उसने सॉफ्टवेयर एक बार डेवलप किया, अब एक एक्स्ट्रा कस्टमर को सॉफ्टवेयर यूज करने देने का कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत लो हो सकता है। इसलिए कुछ डिजिटल बिजनेसेस कस्टमर्स बढ़ने के साथ बहुत क्विकली स्केल कर सकते हैं और यही रीजन है कि सेम 100 करोड़ रेवेन्यू के पीछे दो कंपनीज की इकोनॉमिक्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। अब एक जेएंट कंपनी को समझते हैं, अमेजॉन। आप अमेजॉन से एक प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको लगता है अमेजॉन ने प्रोडक्ट बेचा और पैसा कमा लिया, लेकिन अमेजॉन का बिजनेस इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ प्रोडक्ट्स अमेजॉन खुद सेल कर सकता है, कुछ प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी सेलर्स के होते हैं। मार्केट प्लेस बिजनेस में सेलर प्रोडक्ट सेल करता है और प्लेटफॉर्म सेलर्स को कस्टमर तक पहुंचाने, पेमेंट प्रोसेस करने, लॉजिस्टिक्स और अदर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। प्लेटफॉर्म डिफरेंट सर्विसेज के बदले फीस अर्न कर सकता है और फिर एडवर्टाइजिंग भी है। सेलर अपने प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने के लिए पैसा स्पेंड कर सकता है। फिर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं, क्लाउड बिजनेसेस हैं, यानी एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल बिजनेस हो सकता है। और इसी वजह से जब कोई बोलता है अमेजॉन पैसा कैसे कमाता है, तो सिंपल आंसर है प्रोडक्ट बेचकर। ये इनकम्प्लीट आंसर है और रियल आंसर है अमेजॉन के पास मल्टीपल रेवेन्यू इंजिन्स हैं। अब बैंक को देखो, ये एग्जांपल और इंटरेस्टिंग है। अब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक उस पैसे को सिंपली लॉकर में रखकर नहीं बैठा रहता। बैंक डिपॉजिट्स और अदर फंडिंग सोर्सेज को यूज करके लोन्स और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। जिस पर्सन या बिजनेस को लोन दिया उस लोन पर इंटरेस्ट मिलता है, बैंक डिपॉजिट्स को इंटरेस्ट पे कर सकता है और लैंडिंग से मिलने वाली इनकम और फंडिंग की कॉस्ट के बीच का डिफरेंस बैंक की इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा बैंक फीस और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से भी इनकम जनरेट करती है। यानी बैंक का बिजनेस मॉडल सू कंपनी से कंप्लीटली डिफरेंट है। सू कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, बैंक मनी को फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू मूव करता है। अब सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो फ्री, फेसबुक ओपन करते हो फ्री, यूट्यूब ओपन करते हो फ्री। तो कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है? यहाँ कंपनी यूजर से डायरेक्टली हर बार पेमेंट नहीं लेती, इंस्टेड कंपनी एक मैसिव ऑडियंस बिल्ड करती है। जितने ज्यादा यूजर्स, जितना ज्यादा टाइम और जितना ज्यादा एंगेजमेंट, उतना प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजर्स के लिए पोटेंशियली वैल्यूएबल हो सकता है। एडवर्टाइजर बोलता है मुझे अपना प्रोडक्ट इन लोगों को दिखाना है, प्लेटफॉर्म बोलता है ओके, और एडवर्टाइजर्स उस विजिबिलिटी के लिए पे करता है। यानी फ्री सर्विसेज का मतलब फ्री बिजनेस नहीं होता, कभी कंपनी का एक्चुअल कस्टमर एडवर्टाइजर होता है। अब सब्सक्रिप्शन मॉडल समझते हैं। इमेजिन करो एक कंपनी हर महीने कस्टमर से पेमेंट लेती है, कस्टमर एक बार नहीं हर मंथ पे कर रहा है। कंपनी के लिए इसका बेनिफिट ये है कि अगर कस्टमर सर्विसेज से सेटिस्फाइड है और कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर रेवेन्यू का एक प्रेडिक्टेबल बेस डेवलप हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है, अगर कंपनी कस्टमर को रिटेन करने के लिए हर साल ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन काउंट देखना इनफ नहीं है। कस्टमर्स कितने हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन कस्टमर से बिजनेस एक्चुअली कितना हेल्दी इकोनॉमिक्स जनरेट कर रहा है।
अब बिजनेस का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। मान लो कंपनी ने एक कस्टमर को 10 लाख का प्रोडक्ट सेल किया, लेकिन कस्टमर ने बोला पेमेंट 90 दिन बाद करूंगा। कंपनी ने सेल कर दी। अकाउंटिंग में सेल का ट्रीटमेंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज हो सकता है, लेकिन कंपनी के बैंक अकाउंट में 10 लाख अभी फिजिकली नहीं आए, और इसी वजह से प्रॉफिट और कैश को सेम समझना डेंजरस है। बिजनेस को एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, सप्लायर को पेमेंट करनी है, रेंट देना है, बिल्स पे करने हैं, लेकिन अगर कस्टमर का पैसा लेट आ रहा है तो प्रॉफिटेबल बिजनेस को भी कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। इसीलिए सीरियस इन्वेस्टर्स कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ कैश जनरेशन भी देखते हैं। अब मान लो कंपनी ने सारे एक्सपेंसेस हैंडल कर लिए, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है, तो क्या वो सारा पैसा शेयर होल्डर्स को दे देगी? नहीं। कंपनी के पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, नई फैक्ट्रीज लगा सकती है, नए एम्प्लॉयज हायर कर सकती है, रिसर्च पर पैसा लगा सकती है, दूसरी कंपनी एक्वायर कर सकती है, डेप्ट रिपे कर सकती है, कैश रिजर्व रख सकता है, और कुछ सिचुएशन में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती है। यानी प्रॉफिट अर्न करना स्टोरी का एंड नहीं है। प्रॉफिट के बाद कंपनी उस पैसे का क्या करती है, यह भी बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड करता है। अब मान लो कल तुम किसी कंपनी का नाम सुनते हो, तुम्हें उसका बिजनेस समझना है। सबसे पहले ये मत देखो कि कंपनी कितनी फेमस है, पहले समझो कंपनी बेच क्या रही है, कस्टमर्स कौन है, कस्टमर कंपनी को पैसा क्यों दे रहा है, कंपनी की सेल्स बढ़ क्यों रही है, क्या कस्टमर जेन्युइनली बढ़ रहे हैं, क्या लोग बार बार प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर करने में कितना खर्चा आ रहा है, मार्केटिंग और एम्प्लॉयज पर कितना स्पेंड हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स बढ़ने के बाद कंपनी के पास एक्चुअल में ज्यादा पैसा बच रहा है या नहीं। अगर सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैश जनरेशन स्ट्रांग है, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर बार डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ मनी नहीं लगाना पड़ रहा है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर सेल्स बढ़ रहा है और साथ में लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देखकर इंप्रेस नहीं होना चाहिए। और अब पूरी वीडियो को एक लाइन में समझो। कंपनी पैसा तो बनाती है जब कस्टमर उसको पे करता है, वो तो सिर्फ जर्नी का बिगनिंग है। कस्टमर से पैसा आता है, उस पैसे का एक पार्ट प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने में चला जाता है, एक पार्ट एम्प्लॉयज को, एक पार्ट मार्केटिंग में, और एक पार्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक पार्ट गवर्नमेंट के टैक्स फॉर्म में, अगर लोन है तो उसके इंटरेस्ट में, और इन सब के बाद जो बचता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की रियल पिक्चर देना स्टार्ट करता है। लेकिन कहानी यहीं भी खत्म नहीं होती। कंपनी को देखना पड़ता है ये प्रॉफिट एक्चुअल कैश में आ रहा है या नहीं, और फिर डिसाइड करना पड़ता है इस पैसे को शेयर होल्डर्स को देना है या बिजनेस में दोबारा लगाना है। इसीलिए जब अगली बार किसी कंपनी के बारे में सुनो इस कंपनी ने 10,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, तो सिर्फ इंप्रेस्ड मत होना, एक सेकेंड रुकना और सोचना, अच्छा इस 10,000 करोड़ में इस कंपनी के पास एक्चुअली कितना बचा। क्योंकि बिजनेस की असली कहानी सेल्स के नंबर्स में नहीं होती, असली कहानी होती है पैसे कहां से आए, कहां गए, और एंड में कितना बचा। और जब ये तुम समझ जाते हो, तब तुम कंपनी को सिर्फ एक ब्रांड की तरह नहीं देखते, तुम उसके पीछे चल रही मनी मशीन को देखना स्टार्ट कर देते हो। एंड दैट इज हाउ कंपनीज एक्चुअली मेक मनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।